नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के इस स्पेशल वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है क्योंकि आज हम जिन शेयर्स पे बात करेंगे, जिन स्टॉक्स पे बात करेंगे, वो आपके पोर्टफोलियो में जरूरी होंगे। और एक समय था जब रेलवे स्टॉक्स ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने रुलाया भी काफ़ी ज़्यादा। तो आज हम चर्चा करेंगे रेलवे स्टॉक्स पर भी। क्यों? क्योंकि इनमें आज शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तकरीबन 4 से 12% तक की तेज़ी हमें रेलवे स्पेस में देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा आरवीएनएल में 12% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं वैगन बनाने वाली कंपनियों में भी अच्छी खासी तेजी है। इस पूरे मुद्दे को डिकोड करने के लिए आज मेरे साथ मेरे सहयोगी मिस्टर संदीप ग्रोवर जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। रेलवे स्टॉक्स हम देखते हैं, जितने भी दर्शक हमारे हैं उनके सवाल जरूर रहते हैं। रेलवे स्टॉक्स अक्सर पिटाई हुई है, काफ़ी कुछ हमेशा चर्चा में रह रहे हैं, अपने हाई से काफ़ी लो आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आज तेज़ी क्यों आई है और ये तेज़ी कितनी ड्यू थी? क्योंकि काफ़ी गिर चुके थे, तो अब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बढ़ेंगे, बाउंस बैक आएगा। तो कितनी पिटाई हो चुकी है रेलवे शेयर में और आज की तेजी आपको कैसी लग रही है? देखिए, जो तेज़ी जैसे आपने बताया अभी 3 से 12% तक की स्टॉक चले हैं। आरवीएनएल में तो सबसे ज़्यादा मूव उसी में ही है। उसमें एक 554 करोड़ रुपए का ऑर्डर हाथ लगा है, उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल भी देखा जाए तो तेज़ी ड्यू थी। जैसे आपने कहा, क्यों ड्यू थी उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि जो रिकॉर्ड हाइस बनाए थे इन शेयरों ने, जो तेज़ी थी, जब तेज़ी का माहौल था तो कितने ऊंचे स्टॉक चले गए थे और वहां से कितना करेक्शन हो चुका है। 7-8 स्टॉक्स हैं जिसमें वैगन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो तो है ही हैं। इसके अलावा रेलटेल है, राइट्स है, आरवीएनएल है, इरकॉन है, आईआरएफसी भी है। आईआरएफसी हालांकि फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन इन कंपनियों में अगर आप देखेंगे जो आंकड़े आपके सामने चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60% और कम से कम भी आप देखेंगे तो 48% अपने हाई से स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं। यानी कि ऑलमोस्ट हर रेलवे से जुड़ा हुआ शेयर जो हम आपको सामने बता रहे हैं, आपकी लिस्ट के सामने आपको दिख रहा है, वो आधा हो चुका है अपने हायर लेवल से। और एग्जांपल के तौर पर जुपिटर वैगन ही देखिए, कल की क्लोजिंग आप देखेंगे 300 रुपए के नीचे थी और जो ऑल टाइम हाई बना था वो 748 रुपए का बना था। तो 750 वाला शेयर 300 के नीचे आ गए, तो 60% की गिरावट यहाँ होगी। और मिनिमम भी देखिए 48% आईआरएफसी आपको दिखेगा, जो 229 रुपए तक पहुंच गया था। कल की क्लोजिंग हुई 119 रुपए 27 पैसे पर। तो इन्हीं आंकड़ों से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि तेजी तो ड्यू थी। अब उसमें बाजार का सपोर्ट, बाजार का सेंटीमेंट, या फिर बाजार में कोई भी तेजी आती, कोई ऑर्डर विन आ जाए या फिर एफआईएस की खरीदारी आ जाए या कोई और फैक्टर बन जाए, वो एक फैक्टर का वेट हो रहा था। वैसे तो तेजी इसमें ड्यू ही थी, क्योंकि गिरावट आप देखिए हाई लेवल से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तेजी ड्यू थी, गिरावट काफी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं सर कि ये गिरावट कितने लंबे समय से चल रही है, अगर हम इनके रिटर्न्स को थोड़ा सा आकलन लगाने की कोशिश करें। क्योंकि ये पहले तो कंसोलिडेशन की बात चल रही थी कि लंबे समय तक टिके रहेंगे, फिर तेजी आएगी। लेकिन ये धीरे धीरे करके ही गिरावट आती गई और एक ट्रैप सा बन गया। जो हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट है वो निकल नहीं पाए। तो रिटर्न के लिहाज से रेलवे स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको सर? आप इनका 1 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का रिटर्न देखिए। केवल आरवीएनएल को आप छोड़ दीजिए, जो कि 1 ईयर टाइम फ्रेम में आपको पॉजिटिव नजर आएगा। बाकी कोई भी टाइम फ्रेम आप ले लीजिए, भले ही 1 महीना, भले ही 3 महीना, भले ही 1 साल, सारे स्टॉक्स आपको नीचे ही नजर आएंगे। और इनफैक्ट ज़्यादातर स्टॉक्स, क्योंकि अक्टूबर से जब से एफआईएस ने बिकवाली शुरू करी है, तब से स्टॉक आपको नीचे ही नजर आएंगे। इसलिए आपको 1 महीने और 6 महीने में ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे ही नजर आएंगे। लेकिन 1 साल में भी, जैसे मैंने कहा, आप आरवीएनएल को छोड़ दीजिए, आप राइट्स को देखिए, 43% ये 1 साल में भी करेक्ट हो चुका है। और जो मिनिमम नंबर है वो है 16% का जुपिटर वैगन्स का। यानी कि पिछले 1 साल की तुलना में जुपिटर वैगन्स भी 16% आपको नीचे नजर आएगा। तो आरवीएनएल को छोड़ दीजिए, जिसने 41% का रिटर्न 1 साल में दिया है। बाकी कोई ऐसा रेलवे स्टॉक नहीं है जिसने 1 साल की ड्यूरेशन में भी आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हों। तो उस लिहाज से चाहे हाई से करेक्शन की बात करें या फिर 1 महीना, 6 महीना, 1 साल की बात करें, इस ड्यूरेशन में रेलवे शेयरों की पिटाई ही देखने को मिली है। अब उसमें आप रीजन असाइन कर सकते हैं कि जितना आवंटन होने की यहाँ पे उम्मीद लगाई गई थी, बजट में वैसा नहीं देखने को मिला, तो कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं था जिस वजह से इन शेयरों की हमने पिटाई देखी है। वैसे देखा जाए तो फंडामेंटली ऐसा कोई रीजन नहीं है जिस वजह से इन शेयरों की पिटाई होनी चाहिए। बजट से पहले ये चलते हैं और बजट के बाद इनकी पिटाई होती है, या फिर इनमें मायूसी होती है, या फिर मुनाफा वसूली होती है। कुछ वैसा ही ट्रेंड हमने इस बार भी बनता हुआ देखा है। और एक बड़ी दिक्कत की बात ये होगी कि आवंटन वैसा नहीं हुआ जैसा बाजार मान के चल रहा था। बाजार को लग रहा था कि बहुत बड़ा या कुछ अच्छा आवंटन रेलवे सेक्टर के लिए होता वो दिखेगा। उस एंटीसिपेशन में उससे पहले थोड़ा सा रनअप इन स्टॉक्स में जरूर बना था, लेकिन बाद में ये जो रैली फिजल आउट हुई। वैसे भी पीएसयू स्टॉक्स पर आप देख रहे हैं कि प्रेशर काफी ज्यादा है, तो रेलवे में आवंटन भी नहीं हुआ। तो एक सोने पे सुहागा कहना तो नहीं चाहिए, मुंह में आ रहा था सोने पे सुहागा, लेकिन इनमें दोहरी मार पड़ती हुई दिख रही है। कैपेक्स का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रेलवे में हर साल सरकार काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। इस बार नहीं हुआ, जिसका असर हमें देखने को मिल रहा था। हालांकि अगर हम देखें रिटर्न
सर एक साल में अगर नेगेटिव रिटर्न हो गया तो ये जो रैली थी पूरी जिसमें रेलवे स्टॉक्स ने अच्छी खासी कमाई करवाई, वो सारा कुछ ये बैलेंस करके उसके भी नीचे आ चुके हैं। फंडामेंटल बात कर लेते हैं। आपने बोला कि स्टॉक्स में करना क्या है, वैल्यूएशन कैसे होगी, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन जो एक अहम चीज़ है रेलवे स्टॉक्स की बिजनेस को समझने के लिए, वो है उनकी ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक के लिहाज से कैसा लग रहा है आपको ये पूरा स्पेस, और कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनमें आपको कुछ कुछ सुधार देखने को मिल रहा है? कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें फंडामेंटली आपको दिक्कत नजर आएगी ऑर्डर बुक के लिहाज से कम आप देखें, कम से कम 2 गुना FY24 की जो रेवेन्यूज हैं, जो पिछला वित्त वर्ष बीता है, जो इन्होंने पूरे साल में जो रेवेन्यूज दर्ज किए हैं, उससे कम से कम 2 गुना ज़्यादा ऑर्डर बुक लेकर ये कंपनियां बैठी हुई हैं, और मैक्सिमम तो 6.5 गुना के आसपास है, जो कि टीटागढ़ रेल के केस में आप नंबर देख भी पा रहे हैं। देखिए राइट्स के पास 7,978 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 85,000 की ऑर्डर बुक पे RVNL बैठा है, 7,000 की ऑर्डर बुक जुपिटर वैगन्स में है, और टीटागढ़ रेल में आप जो देख रहे हैं 25,000 करोड़ का नंबर, 12,000 करोड़ के आसपास इनका इंडिविजुअल है, और इनकी जो जेवी कंपनी है वहां से भी कुछ 13,000 करोड़ रुपए का नंबर आता है। तो कुल मिला के 25,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, और रेवेन्यू आप देखिए 4,000 करोड़ से भी कम का था पिछले साल का। तो वहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको 6.5 गुना के आसपास ऑर्डर बुक पे ये बैठे हैं। सबसे लोएस्ट नंबर आपको इरकॉन का नजर आएगा, 21,939 करोड़ की ऑर्डर बुक है। जितनी लेटेस्ट नंबर्स हमें मिल पाए वो हमने शामिल किए हैं। ज़्यादातर कंपनियों के जो Q3 के जो रिजल्ट्स आए हैं दिसंबर तिमाही के, उसके बाद के नंबर्स हमने ऐड करने की कोशिश करी है। तो 12,331 करोड़ का पिछले साल का रेवेन्यू था, उसके सामने अगर ये ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक लेकर बैठे हैं इरकॉन, तो सबसे कम इन्हीं के पास है, 1.8 टाइम्स है फिर भी। तो आप देखें जितना इनका रेवेन्यू है उससे 2 गुना के आसपास ये भी बैठे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जितनी भी कंपनियां आपको ये सामने दिख रही हैं, इन सब की ऑर्डर बुक आपको मजबूत नजर आएगी। इन टर्म्स ऑफ FY24 का जो रेवेन्यू है उसके हिसाब से 2 से 6.5 गुना की ऑर्डर बुक पर बैठी है। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी एक जो बात होती है कि आने वाले समय में इनके रेवेन्यू कैसे पैन आउट होते हुए दिखेंगे। अब एग्जीक्यूशन को लेकर कंसर्न है या नहीं है, या क्या होते हुए दिखेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन ऑर्डर बुक तो ये दर्शा रही है इन कंपनियों के पास काम की कमी नहीं है। ऑर्डर लगातार आ भी रहे हैं, कई कंपनियों के आ रहे हैं। आज भी RVNL का ऑर्डर आया, तो वो आगे और स्वेली करते हुए दिखेंगे, बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट स्थिति है वो ये बता रही है कि इन कंपनियों के लिए काम के लिहाज से, फंडामेंटल के लिहाज से कोई स्थिति खराब नहीं है। जबरदस्त ऑर्डर बुक पे बैठी है ये कंपनी। जी, ऑर्डर बुक लंबी है, लेकिन एक चीज है सर कि ये ऑर्डर डिलीवर करने में इनको टाइम चाहिए होता है। लाइक ऐसा नहीं होता कि ये 1 क्वार्टर के ऑर्डर होंगे या 2 क्वार्टर के ऑर्डर होंगे। इसलिए हम रेवेन्यू और ऑर्डर बुक में इतना डिफरेंस भी शायद देख पा रहे हैं, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट होते हैं, लंबे प्रोसेसेस होते हैं। ये तो रही सर। अब एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि अपने ऑल टाइम हाई पे हम सब ने ये चिंता जताई थी कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं रेलवे स्टॉक्स के। ऐसे में इतनी गिरावट आ चुकी है 60% के आसपास हमने देखा, और जो मिनिमम भी है वो भी 50% के आसपास, यानी कि आधे हो चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो अभी क्या ये फेयरली वैल्यू इनकी डिसाइड हो चुकी है? क्या ये फेयरली वैल्यूड है रेलवे स्टॉक्स? अगर आप PE के हिसाब से देखें, यानी कि प्राइस टू अर्निंग का मल्टीपल लगाएंगे, तो शायद आपको ये स्टॉक्स थोड़े थोड़े महंगे नजर आएंगे। कुछ स्टॉक्स इनमें से जो पूरी लिस्ट हमारे सामने है, वैसे तो इरकॉन सबसे सस्ता आपको नजर आएगा PE के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से, प्राइस टू अर्निंग आपको पास बताता है, यानी कि अभी तक क्या परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। तो 20 गुना पे इरकॉन है, 23 गुना टेक्समैको रेल है, सबसे ज्यादा RVNL है जो कि 62 गुना से ज्यादा का आपको PE नजर आएगा, और 37 गुना और 36 गुना टीटागढ़ रेल और जुपिटर वैगन्स के स्टॉक आपको नजर आएंगे। लेकिन आपको क्या देखना है? आपको PE नहीं देखना, आपको हिस्ट्री नहीं देखनी, आपको फ्यूचर देखना है, यानी कि फॉरवर्ड अर्निंग्स के ऊपर आपको फोकस करना है। और फॉरवर्ड अर्निंग्स आपको बताता है PEG, जिसे कुछ लोग पेग भी कह देते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ जो है वो होता क्या है? देखिए प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ में क्या होता है कि जो आप प्राइस टू अर्निंग निकालते हैं, PE मल्टीपल जो निकालते हैं, उसको EPS ग्रोथ या अर्निंग्स ग्रोथ से डिवाइड कर दिया जाता है, और उसमें जो नंबर निकल के सामने आता है, जो मल्टीपल निकलता है, अगर वो 1 के नीचे होता है तो आपको वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर 1 से ज़्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड है। तो इस तरह से आपको जो पूरा ये नंबर है जो PEG है उस तरह से आपको समझना चाहिए। अब इसमें आप देखिए, आप टीटागढ़ रेल देखिए, जुपिटर वैगन देखिए, ये तो 1 के नीचे, आधा से भी आधा टाइम्स मल्टीपल्स के भी नीचे हैं। इरकॉन और टेक्समैको रेल, रेलटेल देख लीजिए, ये आपको 1.25 गुना से 2.5 गुना के आसपास के मल्टीपल पर दिखेंगे। और RVNL भी थोड़ा आपको महंगा जरूर दिख रहा है, 3 गुना के आसपास इस लिस्ट में सबसे महंगा है। इनफैक्ट आप PEG के हिसाब से देखेंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बाजार में बहुत सारी कंपनियां जो कि 70, 80, 90 गुना के PEG पर भी बैठी हैं, PE नहीं PEG पर भी बैठी हैं। लेकिन उसके हिसाब से देखें तो ये कंपनियां काफी अच्छी नजर आ रही। केवल दिक्कत की बात है राइट्स में, जो कि नेगेटिव है। अब आप कहेंगे कि PE पॉजिटिव है तो PEG कैसे नेगेटिव हो गया? तो PE पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि अभी तक ये कंपनी मुनाफा बना रही, कोई कंपनी ऐसी नहीं जो घाटा करती है। तो इसलिए आपका मुनाफा यानी कि अर्निंग्स पर शेयर मुनाफा आपका
डिवाइड प्राइस को अगर आप पर शेयर मुनाफे से डिवाइड कर देंगे तो आपका पीई निकल के सामने आ जाएगा, तो आपका प्राइस टू अर्निंग तो आ गया। पीईजी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आने वाले समय में आपकी जो ईपीएस की ग्रोथ है, अर्निंग्स की ग्रोथ है, वो शायद नेगेटिव रहेगी। वो नेगेटिव आ गया, आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, तो आपकी पीईजी नेगेटिव हो जाएगी, और वही की चीज है जो कि राइट्स के साथ फिलहाल देखने को मिल रही। तो ओवरऑल देखा जाए वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ कुछ कंपनियां जरूर आपको थोड़ी महंगी नजर आएंगी, लेकिन वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक हो गई हैं कंपनियां हाल के करेक्शन के बाद। जी, तो चलिए वैल्यूएशन पर भी हमने बात कर ली, इसके साथ ही बिजनेस को भी समझ लिया और आज तेजी क्यों है ये भी समझ लिया। लेकिन सबसे अहम सवाल सर, हमारे काफ़ी निवेशक दर्शक एक्चुअली रेलवे स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। हायर लेवल्स में भी काफ़ी बाइंग हुई थी और हम देखते हैं कि जो अधिकतर रेलवे स्टॉक्स हैं उनमें रिटेल पार्टिसिपेंट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इन शेयर्स में करना क्या है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं सर इस पर? दो तरह से व्यू है, जैसे आपने पूछा हमारे दर्शकों के जो सवाल आते हैं, एक वो जो कि हाई लेवल से लेकर फंसे हुए हैं, जो करेक्शन हुआ है आखिर कहीं तो किसी ने ले ही रखा है, इफ नॉट 60% इफ नॉट 50% तो कहीं तो ले रखा है, जहां से आपको 20, 30, 40% का नुकसान हो रहा है। तो दोनों तरह के जो दर्शक हैं हमारे, जिन्होंने पैसा लगा रखा है रेलवे स्टॉक्स में, उनके लेकर हमने हमारे एक्सपर्ट से बात करी। मैंने अंशुल जैन जी से बातचीत करी, उनसे इनफैक्ट मेरी कल भी बात हो रही थी जब शो चल रहा था हमारा, तो उन्होंने रेलवे स्टॉक्स पे बोला भी था कि बाउंस बैक है और बाउंस बैक आगे चल सकता है कितना, 3 से 5 दिन तक। तो 3 से 5 दिन तक एक जो बाउंस बैक है, जिसको उन्होंने डेड कैट बाउंस वाला की बोला था, क्योंकि पिट बहुत चुके हैं, तो नीचे से जैसे आपने स्प्रिंग दबा रखा था, वो स्प्रिंग ऐसे करके ऊपर आ रहा है, तो जैसे स्प्रिंग ऊपर आए निकल जाइए। यही उनका कहना था कि बाउंस बैक में निकलने की कोशिश करें, उसके बाद ये नया लो लगा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन चार्ट्स पे जो दिख रहा है, कह रहे मुझे रिवर्सल नहीं दिख रहा, जो मेरी उनसे बातचीत हुई। इसलिए जो बाउंस आ रहा है, उस बाउंस में कहाँ निकल रहा है वो आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन बाउंस में आपको निकलना ही है। मैंने अरुण केजरीवाल जी से भी बातचीत करी, मार्केट एक्सपर्ट है, मार्केट वेटरन है, ओपिनियन मेकर है, उनका भी यही कहना था कि इन शेयरों में 15 से 20% तक का उछाल आ सकता है। तो उन्होंने क्वांटिफाई भी किया कि कितना अपसाइड आ सकती है, जो कि बाउंस बैक लाइकली है, वो आना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं। तो उनका ये भी कहना था कि ऊपर अगर आप फंसे हुए हैं, देखिए ये सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऊपर फंसे हुए हैं, 600 वाला लिया हुआ, 300 आ गया, 50% के आप डिस्काउंट पे या फिर लॉस पे बैठे हैं, तो आपको एवरेज नहीं करना है, आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। अब आप कहेंगे मेरे पास तो पहले रखा है, मैं फ्रेश खरीदूंगा तो एवरेज ही होगी ना। आपको अपना माइंडसेट बदलना है। इसमें समझने वाली बात यह है कि आपके पास पहले से कोई 600 रुपए का कोई स्टॉक रखा हुआ है, 300 पे जब आप लेंगे तो आप ये मत देखिए कि 600 वाला जो लिया हुआ उसके बाद 300 के मैंने जो स्टॉक लिए हैं उसके बाद मेरा एवरेज प्राइस कहाँ पे आया, इस तरह से मत देखिए। आपने 300 पे लिया, आपने जो 300 वाला लिया उसमें 15-20% का अपसाइड बने तो आप निकल जाइए। वो जो पैसा आपके पास आएगा उस पैसे को आप अपने पोर्टफोलियो में दोबारा लगाइए, लोअर लेवल्स पे कुछ अच्छी कंपनियां खरीदिए। और इस बाउंस बैक में कहाँ पे फोकस करना, क्योंकि 7-8 कंपनियां आप सारी तो आप ले नहीं सकते। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप कौन सी कंपनी जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही हैं, जिनमें ज़्यादा बाउंस बैक लाइकली है, तो जुपिटर वैगन्स, आरवीएनएल, इरकॉन, ये उन्होंने कहा कि उनको ज़्यादा बेटर नजर आ रही हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग साइड की कंपनियां हैं, क्योंकि आईआरएफसी जैसे मैंने कहा फाइनेंसिंग वाली भी है, कुछ कंस्ट्रक्शन वाली भी हैं, ये जो जुपिटर वैगन्स, आरवीएनएल और इरकॉन, ये 3 ज़्यादा बेटर हैं, इनमें ज़्यादा बाउंस बैक आ सकता है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, माइंडसेट चेंज करिए। उन्होंने कहा है एवरेज नहीं करना है, क्योंकि आपका भाव आना नहीं है। आप एवरेज कितना गुना एवरेज कर लेंगे आप आपका प्राइस लाने के लिए, तो वो चीज में मत फंसिए कि मैं नीचे ले लूं क्योंकि ये बाउंस बैक आना है तो मेरा प्राइस आ जाएगा, वो नहीं आने वाला। जिस भाव पे आपने ले रखा है, बाउंस के लिए खेलना है, प्ले करना है, तो आप जरूर लीजिए और बाउंस बैक पे निकल भी जाना है। वो पैसा जब आए उसको पोर्टफोलियो में लगे। जी, तो 15 से भी 2 राय है, दोनों आपके सामने है। अंशुल जैन जी कह रहे हैं, इनफैक्ट माफ कीजिए, स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के जो हेड ऑफ रिसर्च हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, संतोष मीना जी से। उनका भी यही कहना था कि ज़्यादातर स्टॉक्स में उन्होंने होल्ड करने की राय दी है, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। तो तीनों व्यू जो हैं इसी तरफ ही आ रहे हैं कि जो है वो रखिए, अगर खरीदना है तो बाउंस बैक के लिए प्ले कीजिए, इस तरह से नहीं कि वो आपको एवरेज करना है। जी, तो आपके पास जो पड़े हुए हैं उनको अभी थोड़ी देर इग्नोर करिए। और जो अंशुल जैन जी भी यही कह रहे हैं कि ये 3-5 दिन तक चल सकता है। अरुण केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि 15 से 20% का ये बाउंस बैक हो सकता है, हालांकि स्टॉक 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। तो आपको एक अगर 15 से 20% का ट्रेड लेना है और रिस्क एपेटाइट है आपका इतना, तो ही आप इसमें फ्रेश एंट्री लें और एवरेजिंग मत करें बिल्कुल ही। और जैसा कि अरुण केजरीवाल जी के शेयर्स भी हैं, जुपिटर वैगन, आरवीएनएल और इरकॉन, इन तीनों में वो बुलिश हैं, तो आप इसमें वो बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रखते हुए खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल आपके कई सारे दोस्त यार भी होंगे जो इसमें रेलवे स्टॉक्स में फंसे हुए होंगे, तो उनके लिए भी ये डिस्कशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इस पर इतनी डिटेल में चर्चा की। थैंक यू सो मच संदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ अपनी ये रिसर्च, बेहतरीन रिसर्च शेयर करने के लिए। सर, आपके जो दोस्त फंसे हुए हैं उन्हें भी आप इसको फॉरवर्ड करिएगा और
हमें भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये डिस्कशन आपको कैसी लगी, और आप इसमें आपके जो फीडबैक्स होंगे वो हमें अपने डिस्कशन को और बेहतर करने में, इम्प्रूव करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मनी 9।